अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 19 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल की अगर हम बात करें तो यौमिया अमवात में 88% इजाफा हुआ है, जबकि कोरोना केसेस मुस्बत आने की जो शरह है ये भी 7% से बढ़ चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना की जो बिगड़ती सूरत हाल है इससे मुताल्लिक आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 14 दिन के दौरान कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। एक दिन में जहां 6 से 7 अमवात हो रही थी, अब वो बढ़कर 25 हो गई हैं। अगर एहतियात ना की गई तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। मसाजिद, फैक्ट्रियों और दुकानों में SOPs पर अमल करना होगा, जबकि स्कूलों को बंद करने से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो हतमी फैसला है ये 1 हफ्ते के बाद होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने सवात, हाफिजाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े सियासी जलसों के बाद अब मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत और अपोजिशन अपनी सियासत बचाने की बजाय आवाम की जान बचाने की कोशिश करते हैं और सियासी जलसे जुलूस से परहेज़ करते हैं तो कोरोना वायरस की जो लहर है इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकती थी। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन जमातें जलसों पर पाबंदी का ये जो फैसला है इसको तस्लीम करेंगे? वज़ीर आज़म तो आवाम से SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त कर रहे हैं, मगर क्या हुकूमत खुद उन SOPs पर अमल दरामद करेगी? हम सब जानते हैं जब अपोजिशन जलसे कर रही थी तो पैरेलल हुकूमत भी जलसे कर रही थी और उन जलसों में जितना SOPs पर अमल हो रहा था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ भी ज़ोर शोर से जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली की 24 में से 23 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 2 और MWM ने 1 नशस्त हासिल की है। हुकूमत इस जीत को अपोजिशन के बयाने की शिकस्त करार दे रही है, जबकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबी नताइज को मुस्तरद ही कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है। GB के अवाम इलेक्शन को मतनाज़े और डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीदवारों को तोड़ने और आज़ाद हैसियत से लड़ाने की साजिश की गई। हम गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों और सेलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी छीनी गई नशस्तें वापस लेंगे, वरना यहीं बैठे रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। GB के अवाम के साथ खड़ा हूँ। रातों रात जो धांधली की गई उसको रोकेंगे। 3 सीटें चोरी करने की कोशिश को भी नाकाम बनाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़ायद मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि विफाक में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है और ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का ना पहले कोई वजूद था ना अब है। इसको भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस, धांधली और मुस्लिम लीग नून से जो तोड़े गए उम्मीदवार थे उनकी मरहून मन्नत है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सरकारी मशीनरी का जोर ज़बरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। पंजाब और वफाक की तरह सादा अक्सरियत ना मिलने के बावजूद PTI को बैसाखियाँ फराहम करके हुकूमत तो बनवा दी जाएगी, लेकिन इस आईने में अपना चेहरा ज़रूर देखो जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तुम्हें दिखाया है। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के नज़दीक 2018 के इलेक्शंस की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी एजेंसीज का किरदार मौजूद था। सवाल यह है कि अपोजिशन की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। सवाल यह भी है कि क्या PTI की जीत को अपोजिशन के बयाने की शिकस्त कहा जा सकता है, और ये कि अपोजिशन जमातों की शिकस्त के मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। सबसे पहले तो मैं कोरोना की जो सिचुएशन है उस पर बात करना चाहूँगी। असद उमर साहब, NCOC को जिस तरीके से आपने ऑपरेट किया है यकीनन वो काबिल सताइश है, और जिस तरीक़ा से पहले सूरत हाल को आप लोगों ने कंट्रोल किया यकीनन वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन GB के इलेक्शंस को लेकर जिस तरीके से जलसे हुए, अपोजिशन ने जलसे किए, हुकूमत ने जलसे किए, और हम ये नहीं कह सकते कि
वहां पर उन जलसों में एसओपीज पर अमल हुआ, चाहे वो हुकूमत के जलसे थे चाहे वो ऑपोजिशन के जलसे थे। लेकिन आज वजीर आजम का ये कहना है कि अब जलसे नहीं होंगे, मतलब बात ये है कि जब जरूरत थी कि जलसे नहीं होने चाहिए थे और उन्हीं डेज में केसेस ज्यादा बढ़े हैं, तो अब ये तासुर जाएगा कि शायद पीडीएम के जलसों पर पाबंदी लगाने की अब आप लोग ये कर रहे हैं कि नहीं भाई अब जलसे नहीं होने चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान तो एक इलाका पाकिस्तान से पहाड़ों की वजह से थोड़ा सा दूर है, जो आबादी ज़्यादातर पाकिस्तान की वहाँ पे रहती है, उससे मुल्का नहीं है। लेकिन ये जो फैसला अभी तक नहीं हो चुका, ये फैसला रुका वही पीडीएम के जलसों की वजह से है। आपको शायद याद होगा कि एनसीओसी ने अक्टूबर की 9 या 10 तारीख को हमने ये आदादोशुमार जब हम देख रहे थे, क्योंकि हम जाहिर है बाकी तो पाकिस्तान को नंबर्स नजर आते हैं ना कि कल क्या हो गया, हम सिर्फ वो नहीं देखते कि कल क्या हो गया, हम आगे भी देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो हमें उस वक्त नजर आ रहा था कि जिस तरीके से लोगों ने एहतियात करनी छोड़ दी है, जिस तरीके से तमाम चीजें खुली हुई हैं, आगे हमें चीजें खराब होती हुई नजर आ रही थी। तो 9 या 10 तारीख को हमने ये फैसला किया। 12 अक्टूबर को पहली एनसीसी हुई, जिसके अंदर हमने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो नेशनल लीडरशिप है, सारी कौम उनको देखती है, और अगर सारी कौम ये देखेगी कि नेशनल लीडरशिप जलसे कर रही है, तो मैं कैसे किसी और को रोकूंगा कि वो इस किस्म का काम ना करे। लेकिन उसके अंदर नहीं हो सका। उसके अंदर सिंध ने कहा कि जी बाहर तो रिस्क होता ही नहीं है, रिस्क तो सिर्फ अंदर होता है, तो कोई तादाद पे कदम ना लगाई जाए। फिर ये हमने दोबारा कोशिश की 3 नवंबर को फिर ये आया, फिर दोबारा उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस ना हो सका। आज तीसरी अटेम्प्ट थी, और आज भी सिंध ने हमें ये लिख के दिया है कि बाहर की जो गैदरिंग है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके अंदर बस फासला लोग मेंटेन कर लें और एसओपी मेंटेन कर लें, और अपर लिमिट इसके अंदर कोई ना लगाएं। यानी अगर मैं कराची से जो वाकिफ हैं, शारा फैसल के ऊपर अगर जलसा करना चाहता हूं, तो मुझे ये बताएं कि वो जो कह रहे हैं कि 50% सिर्फ लोग अलाउड हो, तो वो 50% क्या होंगे? वो तो शारा फैसल के ऊपर 10 लाख लोग आ सकते हैं, 50% भी सकते। माजरत के साथ हो ये रहा है कि हमने, और वही सियासी पार्टीज जो सबसे ज्यादा जोर से कहती थी लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, वो तो कह रहे थे रोजगार छीन लो, कारोबार बंद कर दो, लेकिन सब बंद कर दो। वो आज ये कहते हैं कि बाकी तो जो मर्जी बंद करना है करो, लेकिन हमारी सियासत ना रोको। लेकिन अब तो फैसला आपको करना है ना, एक तरफ आप लोगों को फैसला करना है। अब ये नहीं सोचना कि अगर हुकूमत जलसों पे पाबंदी लगाएगी तो ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करेगी कि भाई ये तो देखें, ये डर गए, ये खौफजदा हो गए, शायद इसीलिए हमारे जलसों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब हुकूमत को एक तरफ होकर सोचना होगा कि क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि कोरोना के पेश नजर जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं शाजिया इसको आपको थोड़े से आदादोशुमार बता दूं ताकि उससे लोगों को अंदाजा हो जाए कि हम अब क्यों मजबूर हो रहे हैं कि इसके बावजूद के सियासी कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, हम ये फैसला आज करने पर मजबूर हुए। जिस दिन हमने ये पहली दफा 12 अक्टूबर को एनसीसी के सामने सिफारिशात रखी थी, उससे आज के दिन के अंदर जो 1 माह से जरा ज्यादा का अरसा गुजरा है, 4 गुना केसेस के अंदर इजाफा हुआ है। 10%, 15% नहीं, 4 गुना इजाफा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से लोग जो अस्पताल में जमा है, दाखिल हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। जो जून के वस्त में आपने हालात देखे थे, अगले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर हम वैसे ही हालात देख सकते हैं, हो सकता है उससे भी खराब अगर हमने तब्दीली ना की। इसीलिए अब हम पहले भी समझाते थे यार, जलसे अगर आप कर सकते हैं ना, तो जलसा इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। वो आपने स्वात में भी देख लिया, आपने हाफजाबाद के अंदर भी देख लिया, जलसा जो करके दिखाया। अब वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी लड़के इन्होंने देख लिया, वहां पे भी नजर आ गया अवाम किधर खड़े में है। अब खुदा का वास्ता जैसे मर्जी सियासत करना चाहते हैं, जो मर्जी हुकूमत के खिलाफ बात करना चाहते हैं, वो जरूर करें, लेकिन लोगों की जिंदगी को खतरे में डाले और लोगों के रोजगार को खतरे में डाले बगैर करें। चलिए अब आ जाते हैं जरा जीबी के इलेक्शन पर। अब जो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तो मुबारक देना बनता है आप लोगों को, मुबारक हो आप लोगों को। ज़ाहिर अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ। अब आप लोग क्या समझते हैं कि जीबी के इलेक्शंस में
अवाम ने ऑपोजिशन का बयानिया रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, या दूसरी तरफ हकीकत तो यही है ना कि हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने उसी पार्टी को चुना है जो पार्टी रूल करती है मरकज में, इस्लामाबाद में, विफाक में। तो आप कैसे इसको लेंगे कि बयानिया मुस्तरद हुआ है या एक बस जो चलता आ रहा है वही हुआ है आप लोगों के साथ भी, कि जीतना था आप लोगों ने, सेंटर में बैठे हुए हैं? देखिए, 2-3-4 चीजें जो हैं वो इसकी वजह बनी है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है। पहला रिजल्ट, जो पहली बात जो आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें एक हद तक उसके अंदर हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का और आज़ाद कश्मीर में भी यही होता है, बहुत ज्यादा इन्हिसार होता है वफाक के ऊपर। तो जिसके पास वफाक में हुकूमत हो उसको एक बर्तरी हासिल होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन इस इलेक्शन को आम इलेक्शन की तरह तो लड़ा नहीं गया, इसको रेफरेंडम इमरान खान के ऊपर हमने तो नहीं बनाया था। 3 हफ्ते से ज्यादा एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर वहां पर कैंपेन करते रहे, हर हलके के अंदर गए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जाहिर है, और उनका दावा जो आप जलसे अगर आप याद रखें तो वो कहते थे 2/3 अक्सरियत वो लेने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो हुआ है तो बयानिया तो बहुत जबरदस्त तरीके से उनको धचका लगा है। दूसरी चीज जो है, तीसरी चीज जो है वो ये है कि लोग ये भी देखते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो कौमी सियासत है, वो किसी एक खित्ते की सियासत नहीं। वो बलूचिस्तान जाके, बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों के अंदर आज से 3 दिन पहले बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज के अनाउंसमेंट करके आए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक और गवादर से लेके चारसदे तक वो सब पाकिस्तानियों को बराबर समझते हैं। इसलिए जो खास तौर पे पाकिस्तान के छोटे इलाके हैं, एक खास इमरान खान की मकबूलियत है, अपील है उनकी सियासत की। तीसरी जो चीज जो मेरे ख्याल में एक अहम अंसर पड़ा, गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती लगाव रखते हैं। देखिए, हमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा को तो मिल गया ना, पूरी हमें कौमी जो शनाख्त है और हमें शरीयत है और तो उसके फवायद जो है वो मिल गए। तो हम उसको अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हम तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, तो इसमें क्या बात, क्योंकि उनको वो पूरा नहीं मिला हुआ है। उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें पूरा पाकिस्तानी होने का हक दो। तो जब वो एक सियासी पार्टी देखते हैं या सियासी पार्टियां देखते हैं जिनका बयानिया जो है उससे भारत के अंदर तो शादियाने बज रहे हो, और वो अपनी मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ एक तबले जंग उन्होंने बुलंद किया हुआ हो, तो ये बिल्कुल ये भी आंसर बना उनके खिलाफ एक ओपिनियन बनने का। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जो ऑपोजिशन बयानिया लेके चल रही है वो कह रहे हैं आप लोगों ने उम्मीदवारों को तोड़ा, एक साजिश करवाई गई उन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाने की, जिसकी वजह से आज जो है ना ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है। आप लोगों ने एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया उनके उम्मीदवारों को तोड़ के। ये वैसे वाकई में हमने बहुत बड़ी साजिश की। हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तानी जमहूरियत जो है उसके असूल के मुताबिक हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आवाम से वोट मांगेंगे। ये वाकई बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, मैंने कल ये ट्वीट भी किया था, आसान अल्फाज में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम के लीडर्स के लिए एक लफ्ज का सिर्फ पैगाम भेजा है, और वो लफ्ज है मुस्तरद। जो उनकी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। आजाद उम्मीदवार अगर इलेक्ट होके, हम आजाद अगर इलेक्ट करवा सकते तो अपने टिकट पे क्यों नहीं उनको इलेक्ट करवा दिया। इसमें साजिश उनको कहाँ नजर आ रही है, लेकिन वो बहुत गमजदा हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम आपने कहा था कि तबीयत खराब हो तो एक बुखार की दवाई खा ले, मैंने पढ़ी थी आपकी ट्वीट। ये तो साजिया मैं इसीलिए कह रहा था कि वो जो सर्विस किए गए हैं, और खासतौर पे उसमें से कम एक कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बड़ा जो है ना इतराज रहता है। कोई दुनिया जानती है कि उनका कोई खास तहरीक इंसाफ के साथ लगाव नहीं है। वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ आसानी से ये इलेक्शन जीतने के लिए जा रही है। इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है। अब वो अगर मेरे मशवरे पे उन्होंने अमल करके पहले से दवाई बुखार की नहीं मांगी हुई थी तो मुझे बता दें, जिस को चाहिए मैं एक पता पैराडाउन को भिजवा सकता हूं। सही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि जो 2 हफ्ते पहले जो लाहौर में किसानों के साथ हुआ, जो तशद्दुद हुआ, मुस्लिम लीग नून के दौर में हम देखते रहे कि जिस तरीके से किसानों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में ये सब कुछ होना इसलिए अजीब लगा असद उमर साहब क्योंकि आप लोग किसान की बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। अब ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि एक सूबा किसानों को जो है ना उनके मर्जी के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक सपोर्ट प्राइस दे रहा और दूसरे सूबे के जो किसान हैं वो महरूम रहे। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादती हो रही है? आपके दौर में भी जो ज्यादतियां नून लीग करती रही है वही आप लोग भी करें आज के किसान के साथ? नहीं, पहली दो इसमें मुख्तलिफ पहलू है। एक तो ये पहलू है कि जाहिर है कि लाठी चले, कोई टीयर गैस चले, ये
बिल्कुल भी जो है वो एक पसंदीदा चीज नहीं है, एक ऐसी चीज है जो सूरत हाल कभी भी वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए। और अगर वो लोग जो है वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो अपने मुतालबात की बात कर रहे थे, उनके साथ जो है वो सियासी तौर के ऊपर उनको बैठ के बात समझानी चाहिए थी। जरूरी नहीं है कि हर बात मान ली जाए, लेकिन सियासी हुकूमतें जो हैं वो एक सियासी तरीके से हल निकालती हैं चीजों का। जहां तक देखें, जो गंदम की फसल है उसके ऊपर जो आखिरी साल था मुस्लिम लीग नून का, और जो अगला साल जो अभी हमने कीमतें मुकर्रर की हैं, उसमें बावजूद इसके कि उसके अंदर खाद की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। दूसरी जो चीजें हैं उसके अंदर डीजल की कीमत में थोड़ी कीमत बढ़ी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी उस मुस्लिम लीग नून के आखिरी वक्त से। खाद की कीमत में भी 400 रुपए पूरी कमी हो गई थी यूरिया की, क्योंकि जीएसटी खत्म कर दिया था उसके, जीआईटीसी खत्म कर दिया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जितनी कीमत बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा जो है वो गंदम की कीमत बढ़ाई गई है। तो किसान तो अगले साल उससे कहीं ज्यादा पैसा बनाएगा जो मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में गंदम की फसल के ऊपर बनाया था। और ये मैं बिल्कुल आदादो शुमार के साथ, जो भी मेरे साथ बैठना चाहे मैं उनको ये दिखा। लेकिन उन आदादो शुमार के बारे में क्या कहें असद उमर साहब? देखें, पिछले साल नवंबर तक गंदम बाहर भेजी जा रही थी क्योंकि बताया गया कि गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। शायद इसीलिए उस वक्त काबीना ने सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में जो है ना, ज़ाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं बढ़ाई थी। फिर पता चला कि गंदम तो है नहीं, फिर आटा देखा, आटा महंगा हो गया। कुछ ऐसी सूरत हाल चीनी के साथ भी हुई। पता चला पहले कहा गया जी चीनी बहुत है, बाद में जो है ना पता चला चीनी नहीं है, फिर हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। कौन है जो गलत आदादो शुमार बताता है? कौन है जो जानबूझ के अपने जाती मफाद के लिए सही गाइड नहीं कर रहा? कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को गलत आदादो शुमार बताते हैं। पहले कहते हैं जी हमारे पास बहुत वाफिर मिकदार में है, बाद में पता चलता है जी है नहीं, फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा, ये एक बड़ा मकबूल बयानिया बन गया है और मुझे पता है कि कुछ हमारे अपने लोगों ने भी यही बात कर दी है, लेकिन माजरत के साथ वो भी सही सूरत समझ नहीं सके। चीनी का मामला है, गंदम का मामला अलग है। गंदम के अंदर सबसे पहले अगर आपको याद हो कीमतें कब बढ़ी थी, ये इस साल के जनवरी के अंदर एकदम से आपको तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आया था। और वो कहाँ बढ़ी? आटे की कीमत किधर बढ़ी थी? वो आटे की कीमत बढ़ी थी सिंध के अंदर। सही। और क्यों बढ़ती? कि सिंध की हुकूमत ने एक अजीबो गरीब फैसला किया पिछले साल। एक पहली दफा तारीख में उन्होंने एक दाना भी गंदम का नहीं खरीदा। उनके पास कोई स्टॉक नहीं थे। वो जिसका शॉर्टेज होनी शुरू हुई जनवरी के अंदर, वहां पे तेजी से प्राइसेस बढ़ी। और जाहिर है एक ही मुल्क है, अगर कराची के अंदर जो है 300 रुपए ज्यादा कीमत मिल रही होगी तो पंजाब से भी आटा उधर जाना शुरू हो जाएगा। सो पहले तो उन्होंने पिछले साल तो ये किया। इस साल उन्होंने क्या किया? इस साल ये किया कि पंजाब ने आटे की रिलीजेस बढ़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने स्पेशल सप्लाईज डिलीवर करवा दी। सिंध जो है वो आटा रिलीज ही नहीं करने को तैयार, लेकर बैठे में कीमतें बढ़ी हुई है, शोर मचा हुआ है। और आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के आदादो शुमार उठा के देख लें, पंजाब के अंदर आटा जो है वो जिस वक्त 860 रुपए का 20 किलो बिक रहा था, तो कराची के अंदर वही 1200 रुपए का बिक रहा था। वो सक्खर के अंदर 1200 रुपए का था। वो हैदराबाद के अंदर 1150 रुपए का था। 250, 300, 350 रुपए पंजाब से ज्यादा कीमत के ऊपर आटा बिकता रहा, महीनों बिकता रहा। और सिंध की कहती रही कि हम जो है वो नवंबर में जाकर रिलीज करेंगे। भाई जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर। सो माजरत के साथ बहुत बड़ा किरदार आटे की क्राइसिस के अंदर सिंध हुकूमत का रहा है। हमारे ख्याल में जानबूझ के उन्होंने फैसले किए कि एंड में जब कीमत बढ़ेगी तो सबने देखना इमरान खान की तरफ है। और यही हुआ। सब सवाल इमरान खान से पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सिंध हुकूमत का बहुत ही इसके अंदर गलत किरदार, गलत फैसला साजी रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकीर बराए मनसूबाबंदी। असद उमर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, जीबी के इलेक्शन में अब तक के जो ज़ाहिर है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ाहिर है पीटीआई ही आगे है, लग रहा है पीटीआई ही जीत रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई का जीतना अपोजिशन के बयानिए की शिकस्त है, या आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा वही फैसला किया है, उसी पार्टी को चुना है जो मरकज़ में बैठी होती है, विफाक में बैठी होती है? आपके लिए कोई इसमें अजीब सी बात है पीटीआई का जीतना? मेरे लिए ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज हैं ये बिल्कुल भी गैर मुतवक्का नहीं है। अलबत्ता
एक चीज जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि माजी में जब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लेकिन उनको 14-15 सीटें मिली थी वहां पे। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वहां पर मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत बनी और उनको भी 15 सीटें आराम से मिल गई थी। लेकिन इस मरतबा जब 2020 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुझे यही तवक्को थी कि वहां पर हुकूमत पीटीआई ही की बनेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक डबल फिगर में नहीं जा सकी। अभी तक उनकी कोई कह रहा है 8 सीटें हैं, कोई 9 है, लेकिन चले हम 9 मान लेते हैं। तो डबल फिगर में वो नहीं गए और आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो है वो वजीर आला का उम्मीदवार अभी तक नहीं है, वो कैंडिडेट उनके पास नहीं है। ताहम मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है और ये मेरे लिए कोई गैर मुतवक्का बात नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डबल फिगर्स में ये लोग जा नहीं सके तो फिर ऑपोजिशन किस बेस पर इलेक्शन चुराने का इल्जाम लगा रही है? फिर इलेक्शन किसने चुराया है? हाँ, ये मैं यही बात करने लगा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं जी कि धांधली हो गई है और मरियम नवाज शरीफ साहब अभी कह रही हैं धांधली हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि चले मुस्लिम लीग नून के साथ एक प्री पोल रिगिंग हुई, उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको फ्लोर क्रॉस करवाकर और पीटीआई में शामिल करवा दिया गया, कुछ आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। लेकिन इलेक्शन डे पे कल जो इलेक्शन डे वाले दिन है, पोलिंग स्टेशन के अंदर या काउंटिंग में हमें कोई धांधली का सबूत नहीं मिला। तो मुस्लिम लीग नून तो ये कह सकती है कि उसके साथ प्री पोल रिगिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने बड़े भरपूर तरीके से 1 महीने तक वहां पर एक मुहिम चलाई है, पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वो बहुत गला फाड़ फाड़ के इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हो गई है उनके साथ। और उन्होंने ट्वीट भी किया है, माई इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह ये इल्जाम लगा रहे हैं जबकि उनके पास 3 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें हैं। तो बिलावल साहब जो है वो वहां पर क्या चीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो ये तवक्को कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट देंगे? क्या सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस इतनी काबिल मिसाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते? तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब है, बल्कि आज एक बहुत मेरे लिए एक सरप्राइज ये हुआ है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गिलगित बल्तिस्तान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने वादा माफ गवाह का किरदार अदा करके डील करके गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। तो एक आज जबकि आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने एहसन इकबाल के साथ बैठकर पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया है। तो बिलावल साहब जो है वो ठीक है धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, पहले मुस्लिम लीग नून के इस इल्जाम का जवाब दें कि क्या वाकई आप नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह का किरदार अदा कर रहे थे? बिल्कुल सही। हामिद मीर साहब, मरियम नवाज ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फिर आपको पता है कि मरियम बीबी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं। दोनों अपने, आपको नहीं लगता अपने अपने टाइम बड़ा सेफ और बड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे थे? एक तरफ आपका बयानिया है जो आसमान को छूता जाकर, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ नाम लेके टारगेट करना, अभी आप नया मिसाक बनाने जा रहे हैं कि भाई नाम लेने हैं या नहीं लेने। तो आपको नहीं लगता है कि डबल गेम दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ करने की कोशिश की है? स्टेज पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है और इंटरव्यूज में और होता है। नहीं, मैं समझता हूं कि जो बीबीसी का इंटरव्यू है, खासतौर पर जो मरियम नवाज शरीफ वाला इंटरव्यू है, वो उसमें उन्होंने कोई गेम प्ले करने की कोशिश की है। क्योंकि आप अगर उस इंटरव्यू की जो वीडियो है अगर आप वो सुने और जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट डाला, उसमें बहुत फर्क था।
और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की थी वो ये थी कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया जाए और जो भी बात होगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। लेकिन जो उनकी जो वेबसाइट पे जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो जरा मुख्तलिफ थी। तो ये दोनों इंटरव्यू जो है ये बीबीसी के लिए बिलावल साहब का भी और मरियम का भी ये एक ही रिपोर्टर ने किए और दोनों इंटरव्यूज जो हैं उनसे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिलावल साहब का जो इंटरव्यू था उसमें ये चीज भी शामिल थी। ये उस इंटरव्यू में आप जाके अगर देखें वेबसाइट पे मौजूद है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी का नाम लिया है, किसी फौजी शख्सियत का नाम लिया है तो ये नाम लेना उनका राइट है। लेकिन बीबीसी इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। बीबीसी ये हाईलाइट कर रहा है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए वो सरप्राइज था। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो दोनों इंटरव्यू दिए हैं बीबीसी को, उसमें बीबीसी ने उनका जो मौकफ है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हाईलाइट करने की कोशिश की है। और बाकी मुझे मरियम नवाज शरीफ के इंटरव्यू में कोई इतना बड़ा यू टर्न नजर नहीं आता। उस इंटरव्यू के बाद जो स्वाद का जलसा है उसमें भी मरियम ने खुल के बात की है और नवाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा लोगों के नाम लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि बीबीसी का इंटरव्यू जो है उससे हम ये कह सकते हैं कि बिलावल और मरियम जो है वो को गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आमिर मीर साहब, पूरी बड़ी जबरदस्त मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चलाई। आपको क्या लगता है कि क्यों नवाज शरीफ को वहां पर इस तरह जलसों में तकरीर नहीं करने दी गई? क्या ये भी आपको कोई खास स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है? मेरा ख्याल है कि जो गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है और नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया है कि वहां पर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के जलसे से खिताब नहीं किया। और गिलगित बल्तिस्तान में आमतौर पे वहां के जो लोकल इश्यूज होते हैं उस पर इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है। जैसा कि बिलावल साहब जो हैं वो लोकल इश्यूज पे ही कैंपेन चला रहे थे। अलबत्ता जो मरियम नवाज शरीफ है वो वहां पे वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं करवाई तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब वहां पर भी पाकिस्तानी फौज की दो अहम शख्सियात के नाम लेते तो ये एक कोई अच्छा मैसेज ना जाता कि एक इलेक्शन कैंपेन में भी आप पाकिस्तानी फौज के दो अहम लोग जो हैं उनको आप कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन से था तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर यहाँ पे जलसे जुलूसों में उनका नाम ले रहे हैं तो ठीक है, ये वो उनकी मर्जी है, वो लेते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया आमिर मीर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की मुसलसल कोशिशों और साजिशों में मसरूफ़ है और अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, कभी अलहदगी पसंद ग्रुपों को माली इमदाद दी जाती है, तो कभी फ़िरका वाराना नस्ली और लिसानी फसादात करवाए जाते हैं। इसी को लेकर हफ्ते के रोज़ DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी हवाले से ठोस सबूत भी पेश किए। DGISPR ने भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप को सपोर्ट करने के हवाले से भी अहम इंकशाफात किए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि सरफराज मर्चेंट और तारिक मीर के एतराफ़ी बयान से पता चला कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप की माली मदद करती थी। ये माली मदद दो कंपनियों की मदद से होती थी जिनमें JVGT और पारस ज्वेलरी ग्रुप शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों की तरफ से जारी करदा $32 लाख के सबूत पाक फौज के पास मौजूद हैं। अल्ताफ ग्रुप से मुंसलिक टारगेट किलर और कारकुन अजमल पहाड़ी के एतराफ़ी बयान के मुताबिक इंडिया ने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए 4 कैंप्स देहरादून, हरियाणा, शुमाली इंडिया और शुमाल मशरकी इंडिया में बनाए हैं, जहां मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। DGISPR के इन इंकशाफात के बाद चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो बातें हमने 4 साल पहले 2016 में की थी, आज हुकूमत और रियासत ने वही बातें दोहराई हैं।
साथ ही मुस्तफ़ा कमाल ने MQM पाकिस्तान और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी सन 2000 में अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर भारत गए, रॉ के साथ बैठकर वहाँ के मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ा और रॉ की जानिब से जारी भारतीय सिफारती पासपोर्ट पर अमरीका चले गए। अमरीका में फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी गिरफ्तार हुए, उनका नाम गैर नामजद दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला गया, फिर उनकी जमानत हुई और 13 साल में मुतअद्दिद बार अमरीकी शहरियत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद इंकशाफात करते हुए कहा कि 2020 में कराची से रॉ के कारिंदे पकड़े गए, जिनमें से एक का नाम शाहिद मुत्तहिदा है, जो खालिद मकबूल के 30 साल पुराने साथी और पहले इनके गार्ड थे। फिर ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल कैबिनेट में भी रहे। 30 सालों से उनका नाता उस दिन तक नहीं टूटा जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। आदिल अंसारी और जिम्मी उनके साथ थे और 30 सालों से उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता था। ये भी 2020 में चंद महीने पहले ही गिरफ्तार हुए। शाहिद मुत्तहिदा GIT रिपोर्ट में ये कहता है उनके मुताबिक कि भारत हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी लेकर गए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत के तहत बनाई गई। हुकूमत और रियासत ने खुद MQM और रॉ की बाक़ियात को ज़िंदा रखा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने MQM पाकिस्तान, उसके झंडे, पार्टी के निशान, पतंग पर भी पाबंदी का मुतालिबा किया है। इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सरबराह पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब, 2 दिन पहले DG ISP और वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, उनसे मुतालिक सबूतों के बारे में, उनकी साजिशों के बारे में बात की। फिर उसमें उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की जमात से मुंसलिक अस्करियत पसंदों को असलहा देकर इंडिया की जानिब से जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ और जिन जिन ग्रुपों को माली मुआवनत यानत की जाती, सारी डिटेल्स शेयर की। लेकिन उसके 2 दिन के बाद उसी तनाजुर में वही बातें करने की आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि 2016 में ऑलरेडी आप ये बातें कर चुके हैं? बस यही वाली बात है कि 2016 में हम ये ऑलरेडी बातें कर चुके हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जो है 4.5 साल के बाद वो बातें कर रही है। बट एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। एक तो हमारी बातों की एंडोर्समेंट जब हमने 2016 में ये वाली बात की थी तो बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ करते थे, बातें करते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो सारी कहानियाँ। अब अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर से खुद ये बात करवा रहे हैं। मैंने आज जो बात की है वो बात ये की है कि जब पाकिस्तान की रियासत और वफाकी वज़ीर इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब फॉरेन मिनिस्टर और DG ISPR को इकट्ठे बैठना पड़ा और इंडिया के सबूत और शवाहिद पेश कर रहे हैं, तो मैं ये हक बजानी मुझे सवाल करने में कि भाई जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को आप ये कह रहे हैं कि वो रॉ के एजेंट हैं और उनकी जो है वो यही एक्टिविटीज़ हैं, आपने उसी अल्ताफ़ हुसैन का झंडा जिंदा रखा हुआ है यहाँ पे, उसी अल्ताफ़ हुसैन का नाम जिंदा रखा हुआ है यहाँ पे, उसी अल्ताफ़ हुसैन का सिंबल जिंदा रखा हुआ है। देखिए, ये जो पार्टी का MQM का झंडा, MQM नाम है, ये अल्ताफ़ हुसैन का नाम है। ये जो पार्टी का झंडा है, ये अल्ताफ़ हुसैन का झंडा है। ये जो पार्टी का सिंबल निशान पतंग है, ये अल्ताफ़ हुसैन की निशानी है। ये जब तीनों चीज़ें आपको पाकिस्तान के लोगों को नजर आती हैं तो कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी या फारूक सत्तार या आमिर खान याद नहीं आते, अल्ताफ़ हुसैन याद आते हैं। तो ये आप हम कैसी रियासत हैं कि जिसके लिए सबूत पेश कर रहे हैं, उसकी निशानियों को हमने जिंदा कर रखा है। फिर एक नज़र मारते हैं कि आपने जो MQM पाकिस्तान के नाम की चीज़ बना के दे दी है, ये MQM पाकिस्तान जो है वो उसको लीड कौन कर रहा है? उसको लीड कर रहे हैं, उसके सरबराह हैं, कन्वीनर हैं जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो सन 2000 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया जाते हैं, वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पर इंडियन रॉ के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं और अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ते हैं। इंडियन उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 1 टाइम ट्रैवल के लिए बनाकर देते हैं। वो वहाँ से पाकिस्तान नहीं आते, वो अमेरिका जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं। बाद में 13 साल वहाँ पर रहते हैं। कोई उनको अमेरिकन ने उनको नॉन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेरर में डाल रखा था। उसके बाद पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान 2013 में आने के बाद वो पाकिस्तान में पहले MNA बन जाते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये पार्टी बन जाती है, पार्टी बनकर जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बातें की। अच्छा, मेरा सवाल मुस्तफा कमाल साहब, ये तो उनका माजी था, इसी तरह आपका भी एक माजी रहा है, आप भी जुड़े रहे हैं MQM के साथ, आप भी 2016 में वापस आए, आपको भी एहसास हुआ, आपने पार्टी छोड़ी, जो गलतियां हुई आपने ज़ाहिर है इस पर अपोलोजाइज भी किया, माफ़ी भी मांगी। उसी तरीके से
MQM पाकिस्तान भी MQM लंदन से अलग हो चुकी हुई है, ये इसीलिए आज अल्ताफ हुसैन का MQM पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आज के MQM पाकिस्तान आज भी जुड़ी हुई है अल्ताफ हुसैन से, ये सिर्फ इल्ज़ाम है या हकीकत? क्योंकि आप भी उसी MQM का हिस्सा रह चुके हैं और आज के MQM पाकिस्तान के लोग भी उसी MQM का हिस्सा रह चुके हैं, तो फिर ये दोहरा म्यार क्यों? शादिया बीबी, बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। जी जी। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल अपने टर्म्स पे MQM को छोड़कर लात मार के गया था जब उसको एहसास हुआ कि नहीं ये सही होने वाली चीज़ नहीं है। सही। 2013 में मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी अपनी पोजीशनों पे थे। मैं सेनेटर था, वो डिप्टी कन्वीनर था, हम MQM को छोड़कर चले गए। हमने कोई MQM का झंडा, उसके बाद हम जब 2016 में वापस आए, 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन की तकरीरें चल रही थी, ये सब लोग उनके 51 MPs थे, 25 MNAs थे, 8 सेनेटर थे, इनका लोकल गवर्नमेंट का मेयर जीत चुका था, ये खालिद ये आमिर खान, ये नदीम नुसरत वहां पर, ये शरतुल इबाद गवर्नर यहां पर, इनके और ये तमाम लोग इनके MNA, ये जितने भी लोग हैं, ये सब वहां 9-0 पे खड़े होकर मेरे खिलाफ 3 मार्च 2016 को अल्ताफ हुसैन की ब्याह पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो ये मुझे गद्दार कह रहे थे अल्ताफ हुसैन का, ये सब लोग मुझे गद्दार कह रहे थे। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 22 अगस्त 2016 हो गई, अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात कर ली और ये बंद हो गए थे उस दिन रात में। उस दिन रात में MQM खत्म हो गई थी। इनको ठुड्डे मारकर जो है रेंजर्स वाले लेकर गए थे। उसके बाद एक रात में नई MQM पाकिस्तान बन जाती है। तो मुझे और इनको खुदा के वास्ते एक सफ में ना खड़ा करें, ना मिलाएं। और मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने तो पहले की बात की ना खालिद मकबूल की, सन 2020 में, अब से 6 महीने पहले कराची से रॉ के एजेंट्स पकड़े जाते हैं। 2 नाम मैं बताता हूं आपको, शाहिद मुत्तहदा और आदिल उर्फ जिम्मी। ये दोनों खालिद मकबूल के आखिरी वक्तों तक, आखिर पकड़े जाने के दिन तक उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रहे हैं और 30 सालों से उनकी रिफाकत है। ये MQM के सेंट्रल कैबिनेट में थे। ये खुद अपनी GIT में बता रहे हैं, शाहिद मुत्तहदा अपनी GIT में बता रहे हैं कि हमें सन 2000 में रॉ के पास ले जाने वाले शख्स का नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी है, हमें वो इंडिया लेकर गए थे और वो फिर 4 महीने के बाद वो लड़का भागकर आ गया वहां पे। उसकी फैमिली आज उसके पास जा रही है, तो वो तो कह रहे हैं मुझसे नहीं मिलने के लिए आओ। सिंबल का है, झंडे का है, पतंग के निशान का है, सिर्फ ये मसला है, यही अलामत है अल्ताफ हुसैन की? या आप समझते हैं कि वाकई अभी भी MQM पाकिस्तान के लोगों के अंदर मजबूत जड़ें हैं अल्ताफ हुसैन की, या सिर्फ सिंबल का मसला है? जड़ें, देखिए, जड़ें बड़े तो जो है वो हमने इनकी सारी काट दी है ना। लोग 8 नवंबर को आवाम 8 नवंबर के जलसे में उन्होंने बता दिया कि कराची किसके साथ है। ये वाला इशू नहीं, ये मेरा इशू नहीं। देखिए शाज़िया, इसको सोचने की बात है। मुझे तो ये सारी बातें 4.5 साल से पता है, तो मैं क्यों खामोश हूं भाई? रियासत पाकिस्तान DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर बैठकर हमें ये समझा रहे हैं कि MQM रॉ की एजेंट है, MQM के ये सबूत और शवाहिद हैं। ओ भाई, आप मुझे ना समझाओ ये वाली बात, हमें पता है इस वाली बात का। आपने उस अल्ताफ हुसैन को आज तक जिंदा कर रखा है MQM पाकिस्तान की सूरत में। ये मेरी कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, पाकिस्तान का मसला है और मेरी कम्युनिटी का मसला है कि जब जो चाहेगा मेरी कम्युनिटी को ये MQM का झंडा दिखाकर हमें जो है वो हमारे साथ बुरा करेगा। मैं इस वाली बात के ऊपर आज बोला हूं कि अजीब मजाक है। आप जो रॉ के एजेंट हैं उनको आपने मिनिस्ट्रियां दे रखी हैं, उनको झंडे दे रखे हैं, और एक तरफ से आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने आपके लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, उन्होंने कहा है कि ये कल तक तो आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के गुण गाते थे, ये कोई सियासी दिवालियापन है, आप लोग अपनी स्पेस बनाने के लिए कर रहे हैं। आज उन्होंने आपके इल्जामात का ये जवाब दिया। अच्छा ये बताइएगा, रजा हारून क्यों नाराज हुए? वो तो बड़े एक सेकंड रुकिए। आपको मेरी जो बातें हैं और इनका जो जवाब है उसमें कुछ सर पैर इसको नजर आता है? मतलब ये तो कहते नहीं भाई मुझ पर मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रूफ करता हूं कि मैं इंडिया नहीं गया, मैं प्रूफ करता हूं कि मैं लोगों को लेकर नहीं गया, मैं प्रूफ करता हूं कि मैंने पासपोर्ट नहीं पढ़ा, मैं प्रूफ करता हूं कि मैं जो है वहां ये वाली बातें करते ना मुस्तफा कमाल सियासी दिवालियापन का। ये तो हम जो है वो मैं तो हूं जो भी सारा। आप बताओ, आप
आप ये एक पार्टी के सरबराह हो, आप जो है वो रॉक से आपके ताल्लुकात थे, हैं या नहीं है, इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई इनके जवाब से लगता है, ये प्रूफ है सारी बातों को, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये हैं ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं। सही। अच्छा, रजा हारून आपकी पार्टी का बड़ा एक अहम नाम, वो क्यों नाराज हुए? क्या वाकई को पार्टी में इख्तलाफात हैं, उस वजह से वो नाराज होकर लंदन चले गए हैं? क्या हकीकत क्या है, क्यों नाराज हुए वो? नहीं छोड़ दी पार्टी इन लोगों ने, सब लोगों ने पार्टी छोड़ दी, 3-4 लोगों ने जब हम इलेक्शन हारे उसके बाद पार्टी छोड़ दी है हमारे। अब मैं इसको, मुझे नहीं पता, मुझे बताया नहीं उन्होंने क्यों छोड़ी। अच्छा, नहीं तो रीजन तो जानने की कोशिश की होगी ना, जाहिर है एक इंसान एक पार्टी में शामिल होता है, आपका एक पुराना ज़ाहिर ताल्लुक रहा, आपने जानने की कोशिश भी नहीं की? शायद ये तो बड़ी हमारी इंटरनल बहुत सारी बातें हैं, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। और जवाब ये है कि नहीं, ये लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमारे पास नई कैबिनेट आ गई है, नए इलेक्शन हुए पार्टी में, आज तमाम लोग आए हैं और अल्लाह का शुक्र है तमाम ये जो तमाम एपिसोड्स हो रहे हैं, तमाम जो हमारे ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जलसे जुलूस ये वो, हम तो उससे बहुत आगे जा चुके हैं सारी, तो वो लोग आते हैं जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरबराह पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।